Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying alcohols, phenols and ethers in class 12th NCERT chemistry. हम लोग लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एल्कोहल्स और फिनॉल्स। इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ था, दैट इज ईथर्स। इस वीडियो लेक्चर में आपका ईथर पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो सबसे पहला जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स वो करते हैं बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। जब भी आप एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको ईथर मिलेंगे, बट ये रिएक्शन एकदम फिक्स कंट्रोल टेम्परेचर पे होनी चाहिए। आप एक एल्कोहल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिया है एथेनॉल। एथेनॉल को जब आप हीट करेंगे 443 केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो आपको मिलेगा एथीन। ये है आपका एल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। बट यही आप एथेनॉल को क्या करें, 413 केल्विन पे हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो आपको मिलेगा ईथर। यहाँ पे क्या मिला, आपने एथेनॉल लिया 413 केल्विन पे हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो आपको मिला यहाँ पे एथॉक्सी एथेन। यहाँ पे आप कोई दूसरा एल्कोहल ले लेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग ईथर यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर आपने टेम्परेचर को ज़्यादा रेज कर दिया, 443 केल्विन कर दिया, तो आपको ईथर ना मिल के क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी एल्कीन। तो यहाँ पे देखा आपने किस तरह से एल्कोहल डिहाइड्रेट होके आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में, ईथर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या आपने टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा रखा है तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे एल्कीन्स में। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं किसका, एथेनॉल का। एथेनॉल को आपने 413 केल्विन पे हीट किया तो क्या बन जाएगा, आपका एथॉक्सी एथेन बन जाएगा। और ये रिएक्शन फॉलो करती है न्यूक्लियोफिलिक बाई मालिक्यूलर मैकेनिज्म। मीन्स यहाँ पे जो ये कन्वर्जन हो रहा है एथेनॉल का ईथर में वो फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक बाई मालिक्यूलर रिएक्शन को। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। क्या करिए आप, दो मालिक्यूल ले लीजिए आप, किसके, एल्कोहल्स के। तो यहाँ पे आपने क्या लिया है, एथेनॉल लिया हुआ है। एथेनॉल के जब मॉलिक्यूल्स को आप हीट करेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 की प्रेजेंस का मतलब है आपने मीडियम को एसिडिक रखना है। H2SO4 क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। तो देखिए आपने सबसे पहले एक मॉलिक्यूल कंसीडर करिए आप एथेनॉल का। यहाँ पे क्या होगा, एथेनॉल का मीन्स है C2H5OH, जिसको आप लिख सकते हैं इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड AH। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे एल्कोहल को, तो जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके साथ क्या है, एक ऑक्सीजन होगा एक हाइड्रोजन होगा। ये सिंगल बॉन्डेड होगा किसके साथ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या होगा, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। H2SO4 की प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हैं इस एल्कोहल को, तो H2SO4 क्या प्रोवाइड करेगा, आपको H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर देगा। तो H पॉजिटिव आयंस को क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस H पॉजिटिव आयन को दे देगा। तो जब ये H पॉजिटिव आयन ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया सिंगल बॉन्ड के थ्रू, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। अब देखिए आप क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना बॉन्ड कार्बन के साथ ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। तो इस वजह से क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए, तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा -H2O। अब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। तो इसी मोमेंट पे क्या है, आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल है एल्कोहल का वो पिक्चर में आएगा। अब दूसरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है उसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये कार्बन के पास जाएंगे या कार्बन को फोर्स करेंगे
कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कौन हेल्प करता है? ये ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हेल्प करेगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने में और साथ ही साथ इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो नेक्स्ट जब प्रोसीडिंग होगी तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और सिंगल बॉन्ड CH2 है यहाँ पे, तो इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन अटैच होना चाहिए। देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाला आ गया, और इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड में क्या कनेक्टेड है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए आप, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये रहा एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। बट यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं किसको? कार्बन को। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन खुद को न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच जो ये सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और अपने इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन को दे देगा। इससे क्या होगा? यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा यहाँ से? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ से क्या रिमूव हो गया? एक H पॉजिटिव आयन आपका यहाँ से रिमूव हो गया। मीन्स जो H पॉजिटिव आयन यहाँ पे यूज हुआ था रिएक्शन के स्टार्टिंग में, वो लास्ट में एज इट इज वापस मिल जाता है। तो ये बिहेव कर रहा है एज ए कैटालिस्ट। तो देखिए यहाँ पे H पॉजिटिव आयन रिमूव हो गया और आपको मिल गया क्या? एथॉक्सी एथेन। तो इस तरह से आप एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करके ईथर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं कि किस तरह से ईथर बनाए जा सकते हैं। दूसरे मेथड का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप ईथर को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय द विलियमसन सिंथेसिस। तो इसमें करना क्या होगा आपको? आप एक ले लीजिए एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराइए आप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, और ये ईथर प्रिपेयर करने का एक ऐसा मेथड है जिससे आप सिमेट्रिकल एज वेल एज असिमेट्रिकल ईथर्स बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अगर आपने सिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करना है तो वो भी हो जाएगा, असिमेट्रिकल प्रिपेयर करना है तो वो भी हो जाएगा। तो आप क्या लेंगे? एक लेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब आप कराएंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो यहाँ से सोडियम हैलाइड रिमूव हो जाएगा और आपको मिल जाएगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, जिसको कहते हैं ईथर। देखिए आप, सोडियम एल्कोक्साइड में क्या होता है? Na सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R होता है। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला सोडियम क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? इसके साथ, हैलोजन के साथ। तो यहाँ से क्या होगा? सोडियम हैलाइड आपका रिमूव हो जाएगा NaX, और ये जो एल्किल ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा आपका किसके? ऑक्सीजन के साथ, और इस ऑक्सीजन के साथ एक पहले से एल्किल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इसको क्या कहते हैं? ईथर। तो इस तरह से यहाँ पे आप ईथर बना सकते हैं बाय यूजिंग द एल्किल हैलाइड। और इस मेथड से मैंने बता ही दिया आपको, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों तरह का ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन एक है कि जो भी आप एल्किल हैलाइड लेंगे उसका स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने का मतलब है कि ये जो एल्किल हैलाइड है इसके ऊपर जो क्राउड है वो लेस होना चाहिए। क्राउड अगर लेस नहीं होगा तो ये जो बॉन्ड क्रिएट होगा इसके साथ वो इतनी आसानी से क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ईज़िली जब भी आपको एल्किल हैलाइड का यूज करके ईथर बनाने होंगे तो आप एक ऐसा एल्किल हैलाइड लीजिए जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एल्किल हैलाइड ले लिया क्या? मेथिल आयोडाइड। इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम एथॉक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा?
NaI रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ये NaI के साथ मिलकर रिमूव हो जाएगा और क्या बचा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 और ये रिएक्शन कराते हैं आप इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाली है। तो क्या बना यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बन गया मैथॉक्सी एथेन। दूसरा नाम इसका क्या है, एथिल मेथिल ईथर। ये अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, पहले क्या आएगा एथिल आएगा, फिर आएगा मेथिल, फिर ईथर लगा देंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा नेम इसका। मैकेनिज्म देखते हैं। सोडियम एथॉक्साइड ले लिया आपने C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब ये जो सोडियम एथॉक्साइड होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है किसके साथ, C2H5O नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव आयन के साथ। अब ये जो C2H5O नेगेटिव है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच होने की कोशिश करेगा। किस तरह से अटैच होगा, अब क्या करिए आपने यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल निकाल लिया, ये रहा C2H5O नेगेटिव, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और रिएक्शन में आएगा अब कौन, मेथिल आयोडाइड। तो मेथिल आयोडाइड का जो आयोडीन है वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट होगा, I निगेटिव में। मीन्स I निगेटिव आयन अगर यहाँ से रिमूव हो जाए तो कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो C2H5O निगेटिव है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ से। तो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा एक कंडीशन क्या थी, इस कार्बन के ऊपर जो क्राउड है वो कम होना चाहिए, ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्राउड कम होना चाहिए जिससे कि क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली अटैक कर सके इस कार्बन के ऊपर। अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा यहाँ पे, तो इस वजह से बॉन्डिंग बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपका ईथर आसानी से प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास भेज दिए तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा C2H5O, सिंगल बॉन्ड किसके साथ आ जाएगा, CH3 के साथ आ जाएगा और यहाँ से I निगेटिव आपका रिमूव हो गया था। अब ये I निगेटिव और ये सोडियम पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, NaI बना लेंगे और यहाँ पे क्या मिल गया आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है, एथिल मेथिल ईथर और सोडियम आयोडाइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप बाय यूजिंग द विलियमसन सिंथेसिस आप ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंडीशन वही रहेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस एल्किल हैलाइड का क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ईथर्स की। ईथर्स में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड जो होता है वो पोलर इन नेचर होता है। तो इस पोलैरिटी की वजह से जो ईथर का मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। बट ईथर की जो ओवरऑल पोलैरिटी होती है वो लेस होती है। इस पोलैरिटी की लेस होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का वो लगभग इक्वल होता है किसके, एल्केन्स के। अगर इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास का आप एल्केन ले लें और या ईथर ले लें तो उनका जो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लगभग सेम होगा। बट एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ईथर से कंपेयर करें तो ये काफ़ी हाई होता है। मीन्स एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का ज़्यादा होता है ईथर से कंपेयर करें तो। और ईथर क्या करते हैं, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिस तरह से अल्कोहल्स बना लेते हैं तो इस तरह से ईथर भी पानी में घुलनशील होते हैं और अल्कोहल्स भी घुलनशील होते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली ईथर्स की, अब बात करेंगे ईथर्स की केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले बात करेंगे क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड।
आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। तो ईथर के केस में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड होता है। ईथर के केस में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड होता है। और जो ईथर होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। तो लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करना ईजी नहीं होता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेक नहीं होता है। इस वजह से जो ईथर होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो ईजिली रिएक्शन नहीं करते हैं। बट फिर भी कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस क्रिएट करके अगर ईथर्स की रिएक्शन कराई जाए किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो क्या मिलेगा, अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे और हाइड्रोजन हैलाइड ले लेंगे आप एक्सेस में, मीन्स ज़्यादा मात्रा ले लीजिए आप, तो क्या होगा, यहाँ से आर सिंगल बॉन्ड एक्स ये निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एल्किल हैलाइड यहाँ से निकल जाएगा और आर सिंगल बॉन्ड ओ एच एक एल्कोहल बन जाएगा। तो जब भी आप ईथर की रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो रिमूव होगा यहाँ से एल्किल हैलाइड और क्या बनेगा, एल्कोहल प्रिपेयर हो जाएंगे। बट अगर आपने एक्सेस में हाइड्रोजन हैलाइड ले रखा है तो ये एल्कोहल्स वापस कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, एल्किल हैलाइड में एज इट इज रहेंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल और रिमूव हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ईथर की रिएक्शन एक्सेस मात्रा के साथ कराएंगे किसकी, हाइड्रोजन हैलाइड की, तो आपको मिलने वाला है एल्किल हैलाइड। और जो एल्कोहल मिलता था अगर कम मात्रा लेंगे तो आपको मिलेगा साथ में एक एल्कोहल, बट अगर आप ज़्यादा मात्रा ले लेंगे तो क्या मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। सिमिलरली किस केस में कर सकते हैं, बेंजीन रिंग में जो ओ सिंगल बॉन्ड आर लगा होता है, तो यहाँ पे सेम रिएक्शन करा दिया आपने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो ये जो आर है एल्किल ग्रुप किसके साथ, हैलोजन के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा। मैकेनिज्म से ज़्यादा समझ में आएगा आपको ये चीज़ें। एक क्या करते हैं, असिमेट्रिकल ईथर ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश आपने ले रखा है तो यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा किसके साथ, हैलोजन के साथ। और क्या बचा आपके पास, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा और ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश था तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिल जाएगा, साथ ही साथ एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। अगर हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्शंस की जो रिएक्टिविटी है उनमें बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी आती है और सबसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बाद थर्ड पोजीशन पे आता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जो ऑर्डर है ये है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गए आपके HI, फिर HBr, फिर HCl। मैकेनिज्म देखते हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। आपने क्या किया, एक असिमेट्रिकल ईथर ले लिया CH3। यहाँ पे आपने देखा था जनरल फार्मूला क्या होता है ईथर का, आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। बट अगर एसिमेट्रिकल ईथर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। मीन्स आर आपका एक डिफरेंट एल्किल ग्रुप है और आर डैश आपका एक डिफरेंट एल्किल ग्रुप है। तो ले लीजिए आप एग्जांपल, यहाँ पे आपने मेथिल ग्रुप ले लिया, यहाँ पे आपने एथिल ग्रुप ले लिया, तो यहाँ पे लगा दिए CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। अब इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा, और यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है आपकी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के पास क्या होंगे, H पॉजिटिव होंगे और I निगेटिव होंगे। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, H पॉजिटिव को देगा। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सीन कुछ इस तरह का क्रिएट होगा। साथ ही साथ I निगेटिव आयंस आपको मिलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन ने तो बॉन्ड बना लिया और I निगेटिव एज इट इज़ प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन आपका पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये जो I निगेटिव है ये एक्ट करता है एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल।
ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये जाके अटैच हो जाएगा कहाँ पे, ये ऐसी जगह अटैच होगा। कहाँ पे ये अटैच हो सकता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वहाँ जाकर ये अटैच हो सकता है। तो देखते हैं ये कहाँ पे अटैच होने वाला है। अब ये आपको जो मिला, कौन सा आयन मिला, ऑक्सोनियम आयन। ये क्या, कौन सा आयन था, ऑक्सोनियम आयन, ये रहा ऑक्सोनियम आयन। और ये है आपके पास एक गुड न्यूक्लियोफाइल, मीन्स एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अब अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ऑक्सोनियम आयन के कार्बन को अटैक करता है। अब इस कार्बन को जब ये अटैक करता है तो क्या होगा, एक बॉन्ड क्रिएट होता है आयोडीन और कार्बन के बीच में। और दूसरा क्या होता है, साथ ही साथ पार्शियल बॉन्ड बनते हैं दोनों के बीच में। ये इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक पार्शियल बॉन्ड क्रिएट होता है। पार्शियल बॉन्ड क्रिएट होने का मतलब ये है कि जो ये आयोडीन अटैच हो रही है कार्बन के साथ, तो ये जब ये सेपरेट आउट होगी मॉलिक्यूल से, तो ये प्रोसेस आपका साथ साथ चलेगा। मीन्स आपका एल्कोहल बनता जाएगा और ये यहाँ पे रिमूव होता जाएगा, CH3I। आयोडीन अटैच होगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा। ये सारी प्रोसेस सेम टाइम में होती है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, इस कार्बन के साथ आयोडीन अटैच हो गया और आपका CH3I यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये रहा CH3I। और यहाँ से क्या रिमूव हो गया आपका, C2H5OH। ये रहा C2H5OH। तो क्या मिला आपको, एक तो अल्कोहल मिल गया और क्या मिल गया, मेथिल आयोडाइड मिल गया। बट ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती है। फिर इसके बाद क्या होगा, एक दूसरा जो मॉलिक्यूल है अल्कोहल का वो पिक्चर में आता है। तो वो पिक्चर में आएगा तो CM सीन होगा, HI के लिए H पॉजिटिव आयंस होंगे, I निगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, इस हाइड्रोजन को देगा। तो ये फिर से अटैच हो जाएगा एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए आप, फिर से एक I निगेटिव आयन निकल गया यहाँ से। अब ये I निगेटिव आयन निकल गया और आपके पास क्या बचा, CH3CH2OH2। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए तो क्या आ गया, OH2। अब ये OH2 आपको बचा है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और ये आयोडीन अटैच होगा इसके साथ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए आप, यहाँ पे मिला आपका ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके, और ये आयोडीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स इसने तो दे दिए इसको, ऑक्सीजन को। तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, C2H5I मिलेगा और वाटर का मॉलिक्यूल एक रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप जब ईथर की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो क्या होता है, वहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है और एल्कोहल्स मिलते हैं। देखिए आप, क्या क्या मिला था आपको, एल्कोहल मिला था और एल्किल हैलाइड मिला था साथ ही साथ, और वाटर का मॉलिक्यूल मिल सकता है आपको। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। ईथर्स के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती हैं। और वो रिएक्शन क्यों होती हैं, क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती है फिनॉल्स के केस में आपने देखा था, वो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है और वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्रिएट करता है। इस वजह से ये रिएक्शन शो करती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। और फिनॉल के ऊपर एक ग्रुप अटैच है जिसको कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। तो लगा दीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था, फिर भी इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा रेजोनेंस किस तरह से होता है। ये है आपकी एक बेंजीन रिंग, इसके ऊपर एक अटैच है आपका सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इसको कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। अब इस ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी टेंडेंसी होगी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बेंजीन रिंग का जो सिंगल बॉन्ड है उसकी तरफ थ्रो करेगा। तो इस वजह से ऑक्सीजन की जो रिंग के साथ बॉन्ड था वो डबल हो जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड क्या करेगा, डबल बॉन्ड हो गया। अब ये जो डबल बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, ये क्या करेगा, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी बढ़ा देगा। किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब ये जो नेगेटिव है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, ये रहा।
और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं? देखिए आप, एक आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, एक पैरा पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। फिर क्या होगा, फिर एक यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड क्रिएट करेगा और ये बॉन्ड मूव होके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज फर्दर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, ये वापस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को मेंटेन कर लेगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड्स जो हैं वो रोटेट होते रहते हैं बेंजीन रिंग में। बॉन्ड्स किस तरह से रोटेट हो रहे हैं, पहले ये पोजीशन थी, फिर दोबारा में बाद में लास्ट में पोजीशन क्या हो गई, फिर हो गई पोजीशन कुछ इस तरह की। तो ये इस वजह से इसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से आपको दो पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई मिली। कौन कौन सी वो पोजीशंस हैं, देखिए आप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज हुई एक तो आर्थो पोजीशन पे, दूसरी पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी बढ़ी है आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो वो किस पोजीशन पे करेगा, वो करेगा या तो आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, या दोनों पोजीशन पे वो अटैक कर सकता है। तो आर्थो और पैरा पोजीशन दोनों ही मोर ससेप्टिबल हैं फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आपका आर्थो पोजीशन पे अटैच होगा और पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। अब आर्थो और पैरा पोजीशन में भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से इसकी मेजर क्वांटिटी बनती है। और जो आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है उस प्रोडक्ट की आपकी क्वांटिटी आपकी माइनर में बनती है, मीन्स काफ़ी कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे जो था आपकी पैरा पोजीशन पे प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है। ये सिमेट्री की वजह से भी होता है, सिमेट्री की वजह से पैरा पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होती है और आपकी आर्थो पोजीशन कम स्टेबल होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में बात करते हैं हैलोजिनेशन की। क्या करिए आप, एनिसोल का एक मालिक्यूल ले लीजिए। एनिसोल का फार्मूला क्या होता है, एक बेंजीन रिंग के साथ OCH3 सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है और इसकी रिएक्शन कराइए आप ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड। तो क्या होगा, जो Br निगेटिव एक आपका इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, किसके साथ कहाँ कहाँ जाके अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैच होगा एक तो आर्थो पोजीशन पे और दूसरा पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे कुछ भी चेंज होगा, नो, देर इज नो चेंज एट मेटा पोजीशन। तो अटैच कर दीजिए आप Br के ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स को। पैरा पोजीशन पे एक Br आ गया और एक आर्थो पोजीशन पे Br आ गया। तो अब इसका नाम क्या हो गया, ये था आपका एनिसोल। आर्थो पोजीशन पे जब Br आया तो ये क्या कहलाया, आर्थो ब्रोमो एनिसोल। पैरा पोजीशन पे आया तो इसको कहते हैं पैरा ब्रोमो एनिसोल। मेजर क्वांटिटी किसकी बनेगी, ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है क्यों, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, तो इसकी मेजर क्वांटिटी बनेगी। और ये थोड़ा कम स्टेबल है, इस वजह से इसकी माइनर क्वांटिटी बनेगी। नाइट्रेशन की बात करें, नाइट्रेशन में क्या होता है, एनिसोल की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 विद द HNO3। तो इस केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है यहाँ पे, NO2। NO2 क्या करेगा, कहाँ पे अटैच होगा, आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे कुछ रिएक्शन नहीं होगी। तो जब ये अटैच होता है आपका आर्थो पोजीशन पे तो इसका नाम होता है 2 नाइट्रो एनिसोल। आर्थो पोजीशन पे स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होता है, इसलिए इसकी जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, तो माइनर प्रोडक्शन होगा आर्थो, या आप कह सकते हैं 2 नाइट्रो एनिसोल का। मेजर प्रोडक्शन किसका होगा, जब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा पैरा पोजीशन पे। ये देखिए इसकी आपकी मेजर क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, जिसको कहते हैं 4 नाइट्रो एनिसोल। बट मेटा पोजीशन पे कुछ नहीं होगा, मेटा पोजीशन पे आपका कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं ईथर्स की, उसको इसका नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी क्या करते हैं, एक एनिसोल का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एनिसोल ले लिया आपने, बेंजीन रिंग के साथ OCH3 अटैच है, इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप CH3Cl के साथ।
और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस CS2। इनकी प्रेजेंस में जब भी आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, CH3Cl के साथ। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एनिसोल की रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, CH3 होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, आर्थो पोजीशन पे अटैच होगा और कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। तो जब ये पैरा पोजीशन पे अटैच होगा तो इसकी क्वांटिटी जो बनेगी वो मेजर क्वांटिटी होगी, और जब ये आर्थो पोजीशन पे अटैच होगा तो ये क्वांटिटी कितनी होगी, कम मात्रा होगी, माइनर क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होगा। तो ये जो मिक्सचर बनेगा, मेजर क्वांटिटी आपको पता है ड्यू टू सिमेट्री किसकी बनेगी, 4-मेथॉक्सीटोलुइन की, और 2-मेथॉक्सीटोलुइन आपका कम मात्रा में बनेगा, 4-मेथॉक्सीटोलुइन आपका ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो ये थी रिएक्शंस आपकी ईथर्स की। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जिस भी स्टूडेंट को ज़रूरत हो उसको आप ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे उसकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो ये इस तरह से आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।